अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एकाधिकार आत्मक प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं, मांग वक्र एवं शॉर्ट और लॉन्ग रन में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात की थी। आज हम एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डील करेंगे। जो प्रोफेसर चैम्बरलिन की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थ्योरीज़ हैं और जो जॉन रॉबिन्सन का इम्परफेक्ट कंपटीशन का सिद्धांत है, दोनों ही इस बात को बताते हैं कि इन लॉन्ग रन जो फर्म्स हैं वो आइडल आउटपुट या अनुकूलतम उत्पादन से कम उत्पादन करती हैं। जो मांग वक्र हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वो नीचे गिरते हुए होते हैं और LAC जो U आकार का है, हाउ इट कैन बी टेंजेंट टू द फॉलोइंग डिमांड कर, अर्थात कि जो U शेप का LAC है वो केवल पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ हॉरिजॉन्टल मांग वक्र होता है वहीं मिनिमम पॉइंट को स्पर्श कर सकता है, वहीं उसका मिनिमम पॉइंट AR वक्र को स्पर्श कर सकता है। किंतु जहाँ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग वक्र नीचे गिरते हुए होते हैं तो कभी भी जो मिनिमम पॉइंट है LAC का वो इसको स्पर्श नहीं करेगा, अपितु जो फॉलिंग पार्ट है LAC का वो ही फॉलिंग डिमांड कर्व को स्पर्श करता है। इस कारण से कभी भी उत्पादन अनुकूलतम बिंदु पर संभव नहीं है। इस चित्र में पूर्ण प्रतियोगिता का AR MR वक्र दर्शाए गए हैं। कीमत OP है, इक्विलिब्रियम S बिंदु पे है जहां डॉटेड LMC वक्र MR वक्र को काटता है और इसमें जो साम्य उत्पाद है वो ON है जिस पर हम देखते हैं LAC जो है उसका मिनिमम पॉइंट है। इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में अनुकूलतम उत्पादन करती हैं। इस चित्र का विश्लेषण इस स्लाइड में किया गया है। अब हम देखेंगे एकाधिकार आत्मक प्रतियोगिता में जहां AR और MR दोनों घटते हुए हैं, नीचे गिरते हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो LAC का फॉलिंग पार्ट है वो F बिंदु पर साम्य की स्थिति पर है जहां MC बराबर MR। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट E whereas the price is FM and cost is also FM, यानी कि केवल दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही कमाते हैं और F जो है वो आइडल या अनुकूलतम उत्पादन बिंदु जो है S उससे पूर्व है। जो अनुकूलतम उत्पादन है वो ON है क्योंकि वो LAC के मिनिमम पॉइंट पर है। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्में जो हैं अनुकूलतम बिंदु S पर ना उत्पादन कर F पर करती हैं और अधिकतम लाभ कमाती हैं क्योंकि इस बिंदु पर उनका सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है। कीमत OP निर्धारित होती है। अब F और S जो है वो आइडल कैपेसिटी कहलाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्में जो हैं वो पूरे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती और वो अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। तो FS जो है वो अतिरिक्त क्षमता को दर्शाता है या अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को बताता है। पूर्व में जो चित्र मैंने समझाया था उसका विश्लेषण इस स्लाइड में किया गया है। अब है कि एक्सेस कैपेसिटी के क्या कारण हैं। तो सबसे प्रमुख कारण तो है कि AR और MR गिरते हुए हैं और जब AR और MR कर्व घटते हुए होते हैं तो कभी भी
LAC जो U आकार का है वो मिनिमम पॉइंट उसको टच नहीं करेगा या टेंजेंट नहीं होगा। और दूसरा इसका प्रमुख कारण ये है कि लॉन्ग रन में जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स फर्में कमाती हैं तो उससे आकर्षित होकर नई फर्में प्रवेश करती हैं, तो जो कर्व है वो और फ्लैटर और जेंटल हो जाता है, मांग वक्र, और इस कारण से भी पुनः जो LAC U आकार का है, चपटा है दीर्घकाल में, फिर भी उसका मिनिमम पॉइंट कभी भी मांग वक्र को स्पर्श नहीं करेगा। केवल जो फॉलिंग पार्ट है LAC का वो ही गिरते हुए AR वक्र को स्पर्श करता है। इस चित्र में हमने समझाया है कि पूर्व में जो उत्पादन है वो OQ2 पर D2 मांग वक्र हैं, और इस मांग वक्र पर सभी फर्में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही हैं क्योंकि AR LAC से अधिक है, AR आगम लागत से अधिक है, तो अतिरिक्त लाभ कमाते हैं। लागत जो है वो BQ है। अब ऐसी स्थिति में जब सभी फर्में असामान्य लाभ कमा रही हैं तो उससे आकर्षित होकर नई फर्में प्रवेश करती हैं, और इसके साथ ही डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड को विवर्तित होता है D1 तक, जब तक कि AR वक्र जो है वो LAC के स्पर्श नहीं करता या LAC के टेंजेंट नहीं हो जाता, जब तक D1 या मांग वक्र का विवर्तन होता रहता है, और ये विवर्तित होके T बिंदु पर साम्य स्थिति को प्राप्त करता है, क्योंकि इस बिंदु पे LMC MR के बराबर E बिंदु पर है। उत्पादन OQ निर्धारित होता है और कीमत बढ़कर OP1 होती है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, और TB जो है वो एक्सेस कैपेसिटी या Q1 Q2 जो है वो एक्सेस आउटपुट कहलाता है। इस चित्र का विश्लेषण स्लाइड में किया गया है। अब हमें यह देखना है कि क्या ये एक्सेस कैपेसिटी बेनिफिशियल है या नहीं। अब आप देखिए, जो ये मांग वक्र घट रहे हैं और जो ग्रेजुअल स्लोप है, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड गुड्स। विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण भी जो मांग वक्र का ढाल है वो ग्रेजुअल है। तो इस कारण से जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को प्राप्त होते हैं, वो अपने उसके चयन के लिए एक बड़ा क्षेत्र उसको मिलता है। ऐसी स्थिति में उसका जो सेटिस्फेक्शन स्तर है या जो संतुष्टि का स्तर है उसमें वृद्धि होती है, और जब संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होती है तो उसके वेलफेयर में भी वृद्धि होती है। तो in the way we can say that excess capacity which occurs because of product differentiation leads to product variety, which is highly beneficial to the consumers, the ability to choose among the wide variety of the products. Thank you.